गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। रिश्तों की कसमकस एक हिंदी नॉवेल, एक हार्ट टचिंग इमोशनल मोटिवेशनल इंटरटेनमेंट कहानी का अंतिम भाग आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि केतकी की पोस्टिंग फरीदाबाद में हो गई है। यहाँ उसकी मुलाकात मयंक की मम्मी से होती है। वो मयंक के छोटे भाई की शादी भी अटेंड करती है। बाद में एक दिन मीता की मम्मी उससे मिलने आती है और ये प्रूफ हो जाता है कि केतकी उनकी ही खोई हुई बेटी है। फिर केतकी अपनी माँ के साथ अपने परिवार के पास वापस आ जाती है और अब यहीं उन लोगों के साथ रहने लगती है। केतकी ने अभी जॉब को नहीं छोड़ा है, उसने जॉब को कंटिन्यू रखा है और यहीं सबों के बीच में बातचीत हो रही है। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख दिया है मैंने, और अब आगे मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। केतकी की मम्मी गौतमी केतकी से कह रही है कि खैर जो होना होता है वो होके रहता है बेटा। अगर भाग्य में मिलना लिखा होगा तो जैसे तुम हमें मिल गई वो भी एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। तू भगवान पर भरोसा रख। फिर जल्द ही केतकी की शादी मयंक से हो गई थी। वो शादी करके मयंक के पास दिल्ली आ गई थी। अब उसे पता चला था कि मयंक की पत्नी अपने जुड़वे बेटे को जन्म देते ही मर गई थी। दोनों बच्चों की परवरिश दादा दादी ही कर रहे थे। केतकी ने अब जॉब छोड़ दिया था। मयंक की पोस्टिंग भी दिल्ली में हो गई थी। सभी खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। केतकी हिरनी की तरह दौड़ती फांदती रहती। वो इतनी खुश रहती कि उसके अपनों को यही चिंता बनी रहती कि कहीं केतकी की खुशी को केतकी की ही नजर ना लग जाए। दोनों सहेली माँ गौतमी हरदम भगवान से बस यही दुआ मांगती रहती कि हमारी बच्ची ने बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। प्रभु, इसकी खुशियाँ बनाए रखना, हर बुरी नज़र से इसे बचाना और हो सके तो इसके बिछड़े बेटे से जल्द मिला देना। समय बीतता जा रहा था। केतकी दोनों बच्चे जॉन और जॉर्डन से इतना घुल मिल गई थी कि कोई समझ ही नहीं पाता कि केतकी उसकी सगी माँ नहीं है। केतकी दोनों के सारे काम खुद ही निपटाती। मयंक कितनी बार कहता धीरे धीरे गिर जाओगी, वो हंस के कहती नहीं सर मैं ठीक हूँ। गौतमी हंस पड़ती और कहती करे अब तो इसे सर कहना बंद कर। केतकी शर्मा के मुस्कुरा देती। केतकी बच्चों के साथ उठती, बच्चों के साथ बैठती, बच्चों के साथ खेलती, बच्चों के एक काम भी किसी को करने ना देती। उसे नहलाना धुलाना खिलाना, स्कूल प्लेग्राउंड हर जगह बस वो और उसके बच्चे। केतकी की पूरी दुनिया बस उसके बच्चे के इर्द गिर्द ही सिमट के रह गई थी। सभी खुश भी थे, किसी को इस बात की कोई शिकायत नहीं थी। बरसों से दबी ममता उसकी फूट फूट के बाहर आ रही थी। जॉन और जॉर्डन के मिल जाने पे उसे उसके खोए बेटे का गम कुछ कम सा हो गया था और अब उसे इस बात की समझ आ गई थी कि सच में काम की अधिकता और मीता के आ जाने से उसके माता पिता को भी उससे कितनी राहत मिली होगी। इधर कुछ दिनों से केतकी प्लेग्राउंड में देख रही थी कि एक 10 साल का लड़का गुमसुम चुपचाप बेंच पर बैठा रहता है, ना ही खेलता है ना ही मुस्कुराता है। कोई एक आदमी रोज उसे यहाँ छोड़ जाता था और बाद में आके ले जाता था। कभी कभी तो अंधेरा घिर आता था, तब कहीं वो आदमी उसे लेने आता था। एक दिन केतकी उस बच्चे के पास पहुंच गई और हाथ आगे बढ़ाया, दोस्ती करोगे? बच्चे ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। केतकी ने बहुत कोशिश की उसका नाम जानने की, पर उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। केतकी डर गई, सोचा कहीं ये गूंगा तो नहीं। केतकी उसे कुछ कभी खाने को पीने को देती तो वो चुपचाप ले लेता, शायद उसे भूख लग जाती होगी, पर ना ही वो मुस्कुराता ना ही बच्चों के संग खेलता। केतकी ने सोचा कहीं ये लड़का गूंगा तो नहीं, इसके साथ जो आदमी आता है उससे बात करके देखती हूँ। दूसरे दिन, एक्सक्यूज मी सर, ये आपका बेटा है? हाँ, क्यों? ये कुछ बोलता नहीं खेलता नहीं, बस चुपचाप बैठा रहता है। आपको इससे क्या मतलब? आप बस अपने काम से काम रखिए। बड़ा बदतमीज आदमी है, औरत से बात करने की तमीज नहीं इसमें। केतकी ने कोशिश नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे उस बच्चे के साथ अन्य बच्चों की दोस्ती कराने की कोशिशें उसकी जारी थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। रोज देखने से केतकी को अब लग रहा था कि उस आदमी को कहीं तो देखा है, पर कहाँ। काफी याद करने के बाद उसे याद आ गया था कि अरे ये तो हितेन का बड़ा भाई शंकर भैया है। पर भैया भाभी को तो बच्चा नहीं हो रहा था। हितेन ने बताया था कहीं इसे अनाथ आश्रम से गोद तो नहीं लिया है, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं। वहां अनाथ आश्रम वाले भी तो बोल रहे थे कि बच्चों को उसके रिश्तेदार लेके गए हैं।
वार्डन माँ ने वहाँ बहुत दिनों तक नौकरी की थी। सभी वार्डन माँ से प्यार भी करते थे और उनकी आज्ञा भी मानते थे। वार्डन माँ के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती। जैसा कि माँ ने कहा था कि केवल रिश्तेदार जब आए तभी से देना, तो हो न हो जरूर ये मेरा बेटा ही है। शंकर भैया और भाभी को बच्चा नहीं हो रहा था। हो ना हो उन्होंने ही इसे गोद ले लिया है। हाँ, ये मेरा ही बेटा है। मुझे शंकर भैया से बात करनी होगी। केतकी के खुशी का ठिकाना ना था। उसने सोचा कि घर में ये बातें सबको बता दूं, पर पहले वो खुद इस बात को कन्फर्म कर लेना चाहती थी। दूसरे दिन केतकी बहुत पहले ही पार्क पहुंच चुकी थी। वो बेसब्री से शंकर भैया का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों आए, केतकी उस ओर लपकी। आप शंकर भैया हैं ना? हाँ, पर तुम मुझे कैसे जानती हो? कौन हो तुम? केतकी ने झट से पाँव छू लिए। मैं केतकी हूँ भैया, आपने पहचाना नहीं? ओह केतकी, हाँ पहचाना, कभी ध्यान से देखा ही नहीं था। कहो कैसी हो? शादी हो गई तुम्हारी? दो दो बेटे भी हैं, खुश भी बहुत लगती हो। फिर क्या है, अपने काम से काम रखो। ये मेरा बेटा है ना भैया? केतकी सिसक पड़ी। ये बोलता क्यों नहीं? ये क्या गूंगा है? ये खुश नहीं लगता भैया। इसका क्या नाम रखा है? क्या बात है? कुछ तो बताइए ना। आपको हितेन की कसम है भैया, प्लीज़ भैया बताइए ना। केतकी ने शंकर के पांव पकड़ लिए। केतकी जार जार रोए जा रही थी, फूट फूट के रो रही थी। शंकर भी रो पड़ा। हाँ हाँ, ये तेरा ही बेटा है। मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए हम सब जबलपुर शिफ्ट हो गए थे। हितेन ने डर से कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने दोनों बहनों की शादी कर दी, हितेन की भी शादी कर दी, पर तब तक मैं बाप नहीं बना था। काफ़ी इलाज कराया, कुछ भी कमी दोनों में से किसी में नहीं थी, पर तेरी भाभी की झोली खाली की खाली ही थी। हम काफ़ी उदास रहते थे। हमारे अपने बच्चे जो नहीं हो रहे थे, इससे हम काफ़ी उदास रहते थे। तब एक दिन हितेन ने ही डरते डरते सारी बातें अपनी भाभी को बताई। माँ पापा अनाथ आश्रम से बच्चे लेने नहीं दे रहे थे। बहनें अपनी औलाद देने को तैयार ना थी। रिश्तेदार के बच्चे लेने से भेद खुलने का डर था। पता नहीं बाद में वो कैसे किस तरह बच्चे को अपनी तरफ करके गलत फायदा ना उठा ले। बहुत मिन्नतें की बहनों से, पर वो ना मानी। बोली नहीं भैया, इन सब से बाद में रिश्तों में दरारें पड़ जाती है। हम रिस्क नहीं ले सकते। मरता क्या ना करता। तुमने हितेन को सब बताया था कि तुम अनाथ हो, इंदौर के अनाथ आश्रम में रहती थी। वहीं तुम्हारी वार्डन माँ ने तुम्हें गोद ले लिया था। हितेन ने अपनी पुरानी दोस्तों से सब अता पता करवा लिया था और फिर हम इंदौर के शांति निकेतन अनाथ आश्रम में जाके तुम्हारे बेटे को गोद ले लिया था। वहाँ हमारा डीएनए टेस्ट हुआ था, तब जाके कि हम इस बच्चे के रिश्तेदार हैं, हमें बच्चा दिया गया था। हमने हितेन की पत्नी रमनी से सब छुप करके किया था और उसी के डर से अपने पुराने घर का पता दे दिया था। हितेन को 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। वो अहमदाबाद के एक कंपनी में इंजीनियर है। पत्नी उसकी थोड़ी अकड़ू है, बहुत जिद्दी और गुस्सैल भी है। बड़े बाप की बेटी जो ठहरी। मम्मी पापा उसी के साथ रहते हैं। सबों को सब पता है, बस रमनी को छोड़ के। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सभी बहुत ही खुश थे। पर इधर 1 साल से सब गड़बड़ हो गया है। सब गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ मतलब कुमुद, तुम्हारी रीता भाभी माँ बन गई क्या? हाँ, हमारी एक लड़की हुई है। तब से ये फूटी आंख नहीं भाता उसे। हमेशा कहती है इसे इसके बाप के पास छोड़ाओ या उसी अनाथ आश्रम में जाके फेंकाओ जहाँ से इसे लाए थे। मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। वो तो गनीमत है कि माँ ने उसे मेरी कसम दे दी थी कि किसी को कुछ नहीं बताना, वरना अब तक तो वो रमनी को सब कुछ बता दी होती। हितेन का बसा बसाया घर उजाड़ चुकी होती। उसका जीना हराम हो जाता। मेरा तो जीना उसने हराम कर ही रखा है। सच कहा है किसी ने, औरत को समझना टेढ़ी खीर है। दिमाग में क्या चलता रहता है कह नहीं सकते, कब क्या कर गुजरे। आप इसे मुझे दे दीजिए, इसे डॉक्टर को भी दिखाना होगा। पता नहीं ये बोलता क्यों नहीं। केतकी सिसक पड़ी। इतने दिनों के बाद उसके कलेजे का टुकड़ा उसे मिला था और वो भी इस हालत में। उसे खुद पे काबू रखना मुश्किल सा हो गया था। उसके दिल पे जो बीत रही थी वो मात्र वो ही समझ रही थी। केतकी रोए जा रही थी।
तभी शंकर बोल पड़ा। ये बोलता भी था और चहकता भी था। ये बहुत खुश रहता था अपनी फैमिली और अपने लोगों के साथ। पर इधर 1 साल से तेरी भाभी ने इस बच्चे को इतना सताया है, इसे इतना टॉर्चर किया है कि मत पूछो। क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा फेल कर गया है। मुझे भी काफ़ी दिनों के बाद पता चला कि रीता इसे सता रही है। मेरा बच्चा कुम्हलाते जा रहा है और मुझे कुछ भी पता नहीं था किसके साथ क्या बीत रहा है। वो तो इसके जब कर गया, जब मुझे इसके स्कूल से पता चला तब सारी बातें पता चली। रीता की प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। काफ़ी उम्र पे जो प्रेग्नेंट हुई थी, मैं उसे समझा सकता था पर उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। ऑफिस, घर और फिर अकेले इस उम्र में प्रेग्नेंट पत्नी की देखभाल, इन सब में यूं उलझा कि बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पाया। अब इसकी सारी ड्यूटी मुझ पे आ गई है। ऑफिस के बगल में ही स्कूल है। रोज़ अपने साथ ले जाता हूँ, ले आता हूँ, शाम में यहाँ छोड़ जाता हूँ। फिर जब ऑफिस हमारा छूटता है तो फिर ऑफिस से घर जाते वक्त इसे ले जाता हूँ। कभी कभी तो काफ़ी देर भी मुझे हो जाती है। प्यार तो दूर की बात है, बच्चे को दिन भर आराम तक नहीं मिलता। थका मांदा घर जाता है, कभी कुछ खाया कभी नहीं, भूखे ही सो जाता है। होमवर्क करने तक का टाइम नहीं मिलता इसे। ऐसे में क्या फ्यूचर बनेगा इसका, पता नहीं उस ऊपर वाले की क्या मर्जी है। इससे तो अच्छा होता कि मैं इसे लाता ही नहीं या अनाथ आश्रम में ही रहता, कम से कम खुश तो रहता। शंकर अपनी बेबसी पे सिसक पड़ा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अपना बच्चा है, अपना खून है, सड़क पे कहीं छोड़ भी नहीं सकता। आप चिंता नहीं कीजिए भैया, आप इसे वापस कर दीजिए मुझे। तू शादीशुदा है, तेरे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी गृहस्थी बिखर जाएगी। हितेन चैन से जिए और तू घुट घुट के। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। गलती तुम दोनों से हुई है पर तुम उस वक्त काफ़ी छोटे थे, इसलिए हमने और हमारे घर वाले ने, सब ने तुम दोनों को माफ़ कर दिया है। अगर ऐसा कुछ तुम दोनों के बीच है ये जानता तो शादी जरूर करवा देता। हाँ, वो अलग बात होती कि दुनिया उंगली उठाती, 2 बड़ी बहन होने के बावजूद छोटे भाई की शादी होती तो, पर हम संभाल लेते। पर इन सब का नतीजा देखो कि कितना बुरा हुआ। देखो बेटा, कितना बुरा हो गया। शंकर रो पड़ा। केतकी हंस पड़ी। मैं बहुत खुश हूँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं भैया? मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले तो और भी अच्छे हैं। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। सबों को इसके बारे में पता है। क्या क्या तू सच कह रही है? हाँ भैया, हाँ, मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए हैं। मेरे मॉम डैड इसे लेने इंदौर भी गए थे, वो भी बिना मुझे बताए, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। वहीं से पता चला कि उनके रिलेटिव ही लेके गए हैं। पर आप लोग कहाँ हो ये हमें पता नहीं था। फिर भगवान की भी यही मर्जी है कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, वरना ना ही रीता भाभी माँ बनती, ना ही हम आपस में मिलते। जो होता है उनकी इच्छा से ही होता है। शायद तुम ठीक कर रही हो। इसे पता है कि आप इसके बड़े पापा हो? नहीं। इसका नाम क्या रखा है? आयुष। चलिए ठीक है, सारी तैयारी कर लीजिए, हम कल आएंगे इसे लेने। ठीक है। दोनों बच्चों से हटकर बातें कर रहे थे ताकि बच्चे कुछ सुन ना सके। आयुष चुपचाप बेंच पर बैठा था और जॉन और जॉर्डन झूले पे खेल रहे थे। चलो बच्चों, चले। फिर सभी घर आ गए थे। शंकर ने फ़ोन पे सबों को सब कुछ बता दिया था। किसी को कोई ऐतराज़ ना था। होता भी तो क्यों, वैसे भी इस अनाथ को ना ही उसके घर वाले अपनाने को तैयार थे, ना ही उसके बच्चे को। वो तो परिस्थितियां यूँ बन गई थी कि मजबूरन उस बच्चे को गोद लेना पड़ गया था। अब जब रीटा को अपनी बेटी हो गई है तो उसकी क्या ज़रूरत है? अच्छा होगा अगर वो बच्चा अपने माँ के पास ही रहे, क्योंकि यहाँ रहने पे कभी ना कभी ये भेद खुलने का खतरा बना रहता कि वो हितेन का बेटा है और ऐसे में हितेन की गृहस्थी खतरे में पड़ जाती। चलो अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। शंकर की माँ ने ये सब शंकर से कह के चैन की सांसें ली। आयुष घबराया हुआ था। उसे पता था कि वो अनाथ है, इन्होंने उसे गोद लिया था। पर अब जब अपना बच्चा हो गया है तो शायद ये लोग मुझे फिर से अनाथ आश्रम लेके जा रहे हैं। अब वहीं पे छोड़ देंगे, मुझे फिर से वहीं रहना होगा। पता नहीं मेरे पुराने दोस्त वहाँ होंगे भी या नहीं, या उन्हें भी गोद ले लिया गया होगा। छोटे से बच्चे के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ जा रहे थे। वो काफ़ी
घबरा रहा था कि अब मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। जब आयुष केतकी और मयंक के साथ उसके घर पे आया तो दंग रह गया। ये लोग तो इतने अमीर हैं, इनके अपने 2-2 बेटे हैं, फिर मुझे क्यों लाया? पता नहीं अब यहाँ मेरे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। लगता है अब यहाँ ये लोग मुझे नौकर बना के रखेंगे। आयुष के मन में आयुष के आने से उसका भव्य स्वागत हुआ था। आरती उतारी गई थी, वेलकम पार्टी रखी गई थी, सभी नाते रिश्तेदार आए थे, सभी उससे मिल रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे, उस पर प्यार लुटा रहे थे, पर फिर भी वो मासूम, गुमसुम और डरा डरा था। इतना सुंदर कमरा, इतने सारे कपड़े, खिलौने, ढेरों गिफ्ट, इतना प्यार, उसे ये सब अजूबा सा लग रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दिल कह रहा था खुश हो जा, पर दिमाग इसकी इजाज़त उसे नहीं दे रहा था। बहुत वक्त लगा आयुष को सामान्य होने में। जब उसके अबोध मन में ये बातें घर कर गई कि ये लोग अच्छे हैं और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तब वो धीरे धीरे खुलने लगा, बोलने लगा, हंसने लगा और मुस्कुराने लगा। आज आयुष को इस घर में आए 3 साल हो गए हैं और वो सबों का दादा बन गया है। सभी बच्चों का लीडर जो है, सभी बच्चों का लीडर है और वो जो कहता है वही सभी करता है, वही सबको करना पड़ता है। आयुष का कहना है कि मैं बड़ा होकर नानू का हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगा, एक काफ़ी बड़ा डॉक्टर बनूंगा। जॉन का कहना है कि मैं तो डीसी बनूंगा चाचू की तरह। जॉर्डन का कहना है कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बनूंगा डैड की तरह। मृणाल और गौरी की बेटी पाकी का कहना है कि मैं कुछ नहीं बनूंगी, मैं तो बस दुल्हन बनूंगी। सभी खिलखिला के हंस पड़े। गौतमी हंसते हुए बोली, मेहुल और मीता के बच्चे अभी नहीं हुए हैं, अब देखते हैं कि वो क्या बनते हैं। तभी केतकी चाय लेके आ गई। ठीक कहा मामा तुमने। तब छोटी तू कब खुशखबरी सुना रही है? तो दोस्तों, मेरी ये नॉवेल आज ख़त्म हो गई। जल्द ही दूसरा कहानी लेके आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स।